बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टॉपिक हमने स्टार्ट किया था मैथ्स अटैच्ड टू स्ट्रिंग और कहा था आपको कि टाइम पीरियड जो है वो फार्मूला जो है वो आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, साथ में बता दिया जाएगा क्योंकि इसका आपके सिलेबस में जो है वो प्रूफ नहीं है गिवन। तो एज इट ही आप इसको प्रिपेयर करेंगे कि टी इज इक्वल होता है 2 पाई m/k। टाइम पीरियड होता क्यों है, क्यों फाइंड करना पड़ता है इसका, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो टाइम पीरियड होता है। एक्चुअली टाइम पीरियड होता है कि जो बॉडी मीन से एक्सट्रीम जाए, एक्सट्रीम से मीन आए, अगेन मीन से एक्सट्रीम जाए तो एक्सट्रीम से मीन, ये जो कंप्लीट इसका साइकिल बनता है इसको वाइब्रेशन कहते हैं। और इस वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के लिए, एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम चाहिए होता है उसको हम कहते हैं कि टाइम पीरियड। और किसी ऑब्जेक्ट की यानी किसी भी सिस्टम की अगर दो चीजें मौजूद आ गई, उसके स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू मौजूद है, स्प्रिंग की वैल्यू मौजूद है और उस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो हमें फाइंड है, देन हम उसका क्या फाइंड कर सकते हैं, टाइम पीरियड, कि वो एक ऑसिलेशन जो है उसको कितना टाइम लगेगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो मेरे पास एग्जांपल है वो है सिंपल पेंडुलम। मैंने प्रूव करवाना है कि मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। जैसे लास्ट टाइम आप लोगों के सामने रखा था स्प्रिंग सिस्टम को, मैस स्प्रिंग सिस्टम, मैस अटैच्ड टू द स्प्रिंग, और उसको हमने प्रूव करवाया था कि मोशन ऑफ मैस अटैच्ड टू द स्प्रिंग इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसी तरह से हमने प्रूव करवाना है यहाँ पे कि मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो मैं इस पे सबसे पहले एक चीज आप लोगों से डिस्कस करना चाहूंगा जो इसका ऑपरेटर्स है, कि ऑपरेटर्स इसका किस चीज पे कंसिस्ट करता है। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक मेरे पास सॉलिड स्पॉट है, ये जो आपके सामने लगी है एक सॉलिड स्पॉट है। आप इसको छत कंसीडर कर सकते हैं, फ्लोर, मतलब कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं। ये वाली जो टर्म है मेरे पास, ये एक सॉलिड स्पॉट है। यहाँ पे सॉलिड स्पॉट के साथ मैंने यहाँ पे लाइट स्ट्रिंग, लाइट वेट और इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, ये मींस के इसमें लचक मौजूद नहीं है। तो मैंने क्या किया, उसके साथ एक बॉब ले लिया। इस बॉब मींस मेटालिक बॉब है, आयरन हो सकता है, स्टील हो सकता है, कॉपर हो सकता है, ठीक है, एल्यूमिनियम का हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया और ये जो आपने स्ट्रिंग लेनी है इसकी जो लेंथ काउंट होगी वो फ्रॉम सॉलिड पोजीशन, सॉलिड स्पॉट टू द सेंटर ऑफ द बॉब कंसीडर की जाएगी यहाँ पे। अब स्टूडेंट्स आपको पता है इस बॉब की कोई ना कोई जो है, इस बॉब का कोई ना कोई वेट भी होगा यहाँ पे, और वेट हमें पता है किसके इक्वल होता है, यहाँ पे mg के इक्वल होता है। और जब इसके साथ वेट मैं लगा दूंगा तो उसके अपोजिट फोर्स जो एक्ट करेगी वो फोर्स कौन सी होगी, टेंशन की फोर्स। अब स्टूडेंट्स जो हमें पता कि इस पोजीशन में जो ऑब्जेक्ट जो है उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रही है, मींस कि उस पर जो रिजल्टिंग फोर्स है वो कितनी है, बोला जीरो। रिजल्टिंग फोर्स जीरो कैसे है, रिजल्टिंग फोर्स जीरो इस तरह से कि ये जो वेट है और टेंशन एक दूसरे से क्या हो गए, कैंसिल। तो जो अब ऑब्जेक्ट जो जिस पोजीशन में है दैट इज रेस्ट पोजीशन, और रेस्ट पोजीशन में है ये मींस के लास्ट जो हमने मैस्पिंग सिस्टम पढ़ा था, मींस ऑब्जेक्ट जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, सो दैट को उस पे जो रिजल्टिंग फोर्स है वो जीरो है, मींस के ऑब्जेक्ट जो है वो मेन पोजीशन पे है, रेस्ट पोजीशन पे है। अब सेकंड, जैसा कि मैंने मैस्पिंग सिस्टम में फोर्स एक्ट की थी, सेम एज मैं क्या करता हूँ, इसी बॉब के ऊपर एक फोर्स एक्ट करता हूँ टुवर्ड्स राइट। जब मैंने ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स की टुवर्ड्स राइट, तो ऑब्जेक्ट ने क्या किया, ऑब्जेक्ट ओ से उधर चला गया किसी एक्सट्रीम पोजीशन पे, और एक्सट्रीम पोजीशन का मैंने नाम यहाँ पे रख दिया है ए पोजीशन। अब स्टूडेंट्स आपको पता है जो पोजीशन चाहे ओ हो या ए हो, ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा वो ऑलवेज वर्टिकली टुवर्ड डाउनवर्ड होगा। तो मैंने यहाँ पे भी ड्रा कर लिया कि जो ऑब्जेक्ट का वेट है जो वो किस तरफ है, नीचे की तरफ है। यहाँ पे आप इसको यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं W = mg। आप इसको यहाँ पे लिख लें, यहाँ पे इसमें बात लिखी है। अब होगा क्या, ये जो लाइट स्ट्रिंग थी मैंने इसको एक्सटेंशन करके आगे यहाँ पे ना इंक्रीज कर दिया। अब ये जो वेट की जो फोर्स थी, लाइट स्ट्रिंग यानी लेंथ के साथ जो एंगल बना रही थी, वो यहाँ पे एंगल कितना है, थीटा एंगल है। मैंने क्या किया, मैंने एक प्रोजेक्शन ड्रा किया, किस से कहां तक का प्रोजेक्शन ड्रा किया। स्टूडेंट्स सपोज करें इस टर्म को छोड़ें, ये आपके सामने एक पॉइंट मैंने रखा है, आप इसको जरा ध्यान से अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा। 9th क्लास चैप्टर नंबर 4 रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस का टॉपिक अगर आपके पास माइंड में, आपके माइंड में हो, भी तो फिजिक्स का पेपर हुआ भी नहीं है तो याद होना चाहिए आपको। तो उसमें जो हमने ऑब्जेक्ट एक फोर्स ली थी और उसको कंपोनेंट्स में ड्रा किया था, एक Fy कंपोनेंट बना था, एक F cos थीटा कंपोनेंट बना था, यानी Fx कंपोनेंट बना था। यानी एक फोर्स ली थी हमने और उसके कंपोनेंट्स हमने ड्रा किए थे। उस फोर्स का जो x एक्सिस के साथ एंगल बन रहा था वो कितना था, थीटा। अब यहाँ पे जो फोर्स है एक्चुअली उससे प्रोजेक्शन ड्रा किया, उससे जो प्रोजेक्शन ड्रा किया तो वो जो उसने x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया वो कितना बन गया,
90 का एंगल बन गया प्रोजेक्शन का। तो फोर्स तो स्टूडेंट्स मेरे पास ये है, इससे मैंने एक प्रोजेक्शन ड्रा करना है, ये मैंने ड्रा कर दिया। इसका इस एक्सिस के साथ जिसको मैंने लेंथ कहा हुआ है एंगल कितना बन गया, थीटा एंगल बन गया स्टूडेंट्स। यहाँ पे इसके साथ मेरा एंगल सॉरी 90 का एंगल बन गया। कितना एंगल बन गया यहाँ पे, 90 का एंगल बन गया। अब मैंने करना क्या है, मैंने आप इसको ये कंसीडर कर सकते हैं बेशक यही कहने कि मैंने यहाँ से प्रोजेक्शन ड्रा किया है और यानी 90 का एंगल मेरे पास ये एक टर्म बन गई। ये आप समझ सकते हैं, यानी ये इसकी ये वाली जो साइड है ना, ये वाली वो मेरे पास ये है, ये वाली साइड, ठीक है। और थीटा और 90 के साथ जो फोर्स का कंपोनेंट था यानी ये वाले हिस्से के साथ वो cos थीटा था। सेम एज यहाँ पे थीटा और 90 के साथ मेरे पास इधर जो कंपोनेंट होगा, क्योंकि वेट है, वेट इक्वल टू mg है, तो mg में फोर्स को कंसीडर करूंगा। तो ये जो फोर्स है ये mg है और इसका ये वाला जो कंपोनेंट होगा स्टूडेंट्स वो mg cos थीटा होगा, सेम एज जैसा कि f cos थीटा है। सेम एज थीटा के सामने जो मेरे पास कंपोनेंट होगा फोर्स का यानी mg का, वो होगा मेरे पास mg sin थीटा। यहाँ पे भी थीटा के सामने जो है वो यहाँ पे मेरे पास मौजूद है f sin थीटा। तो सिमिलरली यहाँ पे चूंकि मेरे पास जो फोर्स है वो mg है, अब mg जो है वो थीटा और 90 के साथ वाला जो होगा वो cos थीटा होगा और थीटा की जो सामने फोर्स यानी mg होगी वो मेरे पास होगा mg sin थीटा। मैं ये डिस्कस क्यों कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि जो लास्ट लेक्चर हुआ था हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन में, जिसमें हम लोगों ने मैच एंड एक्चुअल स्प्रिंग को डिस्कस किया था, उसमें जब ऑब्जेक्ट को टुवर्ड्स राइट लेके जाते थे तो ऑब्जेक्ट ए पोजीशन पे यानी एक्सट्रीम पोजीशन पे नहीं ठहरता था, वो अपनी मोशन को कंटिन्यू करता था टुवर्ड्स रिटर्न पोजीशन पे आ जाता था ओ पे। तो वो हमने डिस्कस किया था कि वो उसकी रिस्टोरिंग फोर्स होती है जो उसको पोजीशन ए से ओ तक लेके आ रही होती है। तो यहाँ पे भी तो स्टूडेंट्स जब ऑब्जेक्ट को ओ से ए लेके जाते हैं तो यहाँ पे भी तो कोई ना कोई रिस्टोरिंग फोर्स होगी अंडर दैट फोर्स कि जो ऑब्जेक्ट है वो ए पे नहीं ठहरेगा बल्कि ओ पे आना स्टार्ट कर देगा। तो वो जो रिस्टोरिंग फोर्स का जो रोल प्ले करती है वो वेट का एक कंपोनेंट है और वो कौन सा कंपोनेंट है, mg sin थीटा। आप सोच रहे होंगे mg cos थीटा क्यों नहीं करता स्टूडेंट, mg cos थीटा का जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स अप इस तरफ से है, वेट का वो कंपोनेंट उसकी जो डायरेक्शन है वो ऑनवर्ड है और इधर जो टेंशन है वो अपवर्ड है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल। तो एक ही फोर्स यहाँ से रिमेनिंग रह जाती है यहाँ पे, वो mg sin थीटा। वो mg sin थीटा हमने यहाँ पे रखा है, मींस के a से o तक जाने के लिए जो रोल प्ले करती है वो mg sin थीटा होती है। अब थीटा जितना ज्यादा पुट करेंगे आप उतना आपको ज्यादा आएगा, टिल 90 तक आप इसको लेके चले जाए तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम आएगी। अगर आप इससे ज्यादा जाते हैं तो वैल्यू वो डिक्रीज करनी है, क्योंकि साइन की जो वैल्यू है वो लाई करती है बिटवीन -1 एंड +1 और साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 90 पे होती है, मींस वो 1 होती है। ये जरूरी नहीं था बताना, ये आपकी बुक पे मेंशन नहीं है 90 वगैरह, जो आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं। आप सिर्फ ये समझते हैं कि एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू यानी रिस्टोरिंग फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास जो है वो फाइंड करना स्टार्ट हो जाएगी। सेम एज स्टूडेंट्स मैंने इसको यहां पे ड्रा कर लिया, थर्ड फिगर बनाई इसकी, मींस कि जो बाप है वो मूव करना स्टार्ट कर देगा फ्रॉम O टू A टू O, O टू B और B टू O। वो सारी पोजीशन जो लास्ट लेक्चर में आपके सामने रखी थी कि जो ऑब्जेक्ट है जब वो पोजीशन पे होता है O पे तो उस पे जो रिजल्टिंग फोर्स होती है वो हमारे पास होती है F इक्वल टू 0, मींस कि कोई फोर्स एक्ट कर नहीं होती। जब ऑब्जेक्ट मूव करता है फ्रॉम O टू A और हमें पता है, मैंने आपको कहा कि एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके जो उसकी रिस्टोरिंग फोर्स होगी वो क्या होगी, इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगी, मैक्सिमम होगी। और जब वो O से A की तरफ जाता है तो उसकी जो स्पीड है वो क्या करती है, डिक्रीज करती है। सेम एज जब वो A से O की तरफ नहीं वापसी आना स्टार्ट करेगा तो जब मैक्सिमम से एक्सट्रीम की तरफ, एक्सट्रीम से मीन की तरफ आता है तो रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट कर देती है। सेम एज जो स्पीड है वो इंक्रीज होना स्टार्ट कर देती है सॉरी, और मीन पोजीशन पे आके जो उसकी स्पीड है वो मैक्सिमम हो जाती है। सेम एज ड्यू टू इनर्शिया वो स्टॉप नहीं करता O पे बल्कि O से B की तरफ चलता रहता है और O से B सिस्टम में ये होगा जो O से A था, मींस के रिस्टोरिंग फोर्स इंक्रीज और डिक्रीज करेगी स्पीड वहां पे। सेम एज जब A से O गया था वही ग्रोथ प्ले होगा B से O तक जाते, रिस्टोरिंग फोर्स डिक्रीज और जो उसकी स्पीड है वो इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगी और उसका जो टाइम पीरियड का, और इसी तरह से वो अपने जो मोशन है जो बॉब है वो कंटिन्यू करेगा फ्रॉम एक्सट्रीम टू मीन एंड मीन टू एक्सट्रीम और अपनी जो मोशन है उसको रिपीट करता रहेगा। तो इन दिस सिचुएशन आप डिस्कस करें, आप जरा देखिएगा कि जब वो इस तरफ से इस तरफ जाता है तब भी एक्सेलरेशन इस तरफ होता है, जब वो इस तरफ से इस तरफ मींस एक्सट्रीम से मिल जाता है तब भी एक्सेलरेशन इस तरफ होता है। स्टूडेंट्स ये इस तरह से क्यों है, थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा।
एज यू नो वेल, आप लोग जानते हैं, आपने एक इक्वेशन पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में कि जो एक्सेलरेशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के फ्रॉम द मीन पोजीशन। ये साइन शो कर रहा है कि एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रॉम मीन पोजीशन ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। मींस के जो एक्सेलरेशन है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली, अगर एक्सेलरेशन 1 है, अगर डिस्प्लेसमेंट 1 है तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा वो -1 होगा। आप माइनस को अगर इग्नोर करें, जस्ट 1 कंसीडर करेंगे। अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 5 है तो एक्सेलरेशन आपके पास कितना होगा? 5 होगा। अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट हो ही 0 तो एक्सेलरेशन आपके पास कितना होगा? 0 होगा। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पे ये होगा मेरे पास कि जब अपनी मीन पोजीशन पे होता है तो चूंकि वो जो अपनी मीन पोजीशन पे होता है तो उस पे एक्टिंग डिस्प्लेसमेंट यानी उसका सॉरी डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? 0। तो जब वो मीन पोजीशन पे होता है तो जब उसका डिस्प्लेसमेंट 0 होता है तो सो दैट उसका एक्सेलरेशन भी क्या होगा? 0 होगा। और जब वो अपनी मैक्सिमम पोजीशन पे जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है तो उसका एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम। तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि एक्सट्रीम पोजीशन पे जो एक्सेलरेशन है वो मैक्सिमम होता है और मेन पोजीशन पे जो एक्सेलरेशन है वो मिनिमम, यानी आप 0 कंसीडर कर सकते हैं इस चीज को। ये था सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो एक एग्जांपल ली मैंने सिंपल पेंडुलम के, उसको मैंने प्रूव करवाया कि इसकी जो मोशन होती है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। और सेम एज जैसे मैं ली थी एग्जांपल, टाइम पीरियड फाइंड किया था मैच अटैच्ड टू द स्प्रिंग, इसी तरह से हम लोगों ने टाइम पीरियड फाइंड करेंगे सिंपल पेंडुलम का। मींस के ये जो क्या कहते हैं जो ऑब्जेक्ट जो बॉब था वो ओ से ए गया, ए से ओ, ओ से बी, यानी ये समझ लें जब ऑब्जेक्ट इधर से इस पॉइंट से इधर गया, इधर से वापस अगेन इस पॉइंट पे और वापस, यानी जो इसने ये कंप्लीट सर्कल लिया है, कंप्लीट राउंड टिप लिया है, एक कंप्लीट जो उसने वाइब्रेशन किया है, इसके लिए जो उसका टाइम पीरियड चाहिए था वो कंप्लीट था, उसके लिए उसका जो टाइम पीरियड था वो जो टाइम उसको रिक्वायर था उसको हम लोग कहते हैं टाइम पीरियड। तो नेक्स्ट आपका जो क्या कहते हैं टेस्ट जो आपका स्टूडेंट्स बन रहा है वो जो भी डेटा आ गया उसकी वह उसमें जो सिलेबस हमारा जो कंसिडर होगा वो लास्ट टाइम मैंने बताया था कि जो हमने वेव्स का एक टॉपिक रीड कर लिया हुआ, वेव्स का एक टॉपिक पढ़ लिया हुआ है, उसकी 2 टाइप्स पढ़ी थी, मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और उसके फर्दर 2 टाइप्स। तो जहाँ तक हमने सिलेबस पढ़ लिया वो आपका टेस्ट जो है वो शामिल होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, हाफिज़।